हेलो बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा वेक्टर नेक्स्ट क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। हर रोज की तरह आज भी हम इतिहास को लेकर आए हैं और इतिहास में जानेंगे मौर्य वंश के अशोक के एवं बिंदुसार के बारे में। इससे पहले हम मगध में जो भी वंश था, हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की कहानी पढ़ चुके हैं। और कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन था और बिंदुसार और अशोक, जिसे कहा जाता है, जो अपने भाई 99 भाई को मारकर राजा बना था। क्या यह बात सही है या झूठ? आज हम क्लास में जानेंगे अशोक के बारे में। तो हम आज चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के बारे में बात करें तो बिंदुसार को कहा जाता है। इनका जन्म का एक अनोखी कहानी है, बहुत फेमस है, या झूठी या सच ग्रंथों में मिलता है। जैसे चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही विष पियाया करते थे, मैंने जहर विष पियाया करते थे बचपन से। क्यों? क्योंकि पहले प्राचीन काल की बात करें तो राजा को विष पिलाकर मारना बहुत आसान था। इसलिए राजा भोजन को ग्रहण करने से पहले एक सैनिक या एक दासी को रखता था, जो पहले भोजन को खा के चेक करेगा भोजन सही है कि ना, तब राजा खाता था। और राजा को सोते वक्त मारना बहुत आसान था। ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। ठीक थे, आप जान गए, क्योंकि इसलिए राजा पहले बहुत खड़ूस किस्म के हुआ करता था, उसे कोई मारने के लिए सोचे भी मत। तो चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही मैंने जहर पिया करता था। मैंने चाणक्य के द्वारा चाणक्य पिलाते थे। कोई भी आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य को जहर पिला के मारना चाहे तो ना मरे। तो आप इनका एक पत्नी था चंद्रगुप्त मौर्य का, दुर्धरा। और आप कल के क्लास में बताए थे कि 305 ईसा पूर्व में सेल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे। तो इसमें सेल्कस निकेटर को हार हो जाता है और अपना पुत्री को हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर देता है। तो हेलेना अपना जो उसका पत्नी, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य को 2 पत्नी होगा, दुर्धरा और हेलेना। तो दुर्धरा से एक पुत्र होने वाला था जिसमें बिंदुसार। तो सोचा कि जो पुत्र हो जाएगा दुर्धरा से, तो जितना राज दरबार है वो तो उसका बेटा हो जाएगा। तो हेलेना ईर्ष्या करने लगा दुर्धरा से और सोचा इसको जहर देके अब क्यों न मार दें हेलेना। इन ग्रंथों से कहानी पता चलता है। तो जो जहर भोजन में मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जा रहा था, उसी थाली को हेलेना दुर्धरा को दे दी जाके, या दासी के द्वारा दिलवा दी, जिसको जाके दुर्धरा को। जब भोजन ग्रहण किया तो खून ये सबके उल्टी करने लगा दुर्धरा। दासी दौड़ते दौड़ते आए, चाणक्य को बताया प्रधानमंत्री हुई है। तो चाणक्य पूरा समझ गए बात है और दौड़ के आए। और उसको लगा कि जो थाली में भोजन था वो खा गई होगी खुद, है ना। तो अब सोचा इसका जान कैसे बचाया जाए दुर्धरा को। और पेट में गर्भवती थी दुर्धरा, क्या थी? गर्भवती। उसको पेट फाड़ कर चाणक्य चाकू से पेट फाड़ कर जो उसमें बच्चा था उसको निकाल दिया। ठीक, जब निकाले तो पुत्र था वो तो बच गया, पर माँ का मृत्यु हो गया, दुर्धरा का मृत्यु हो गया। तो जो पुत्र था, और पुत्र के ऊपर एक तरह से विष था माथा पर, कहा जाता है बिंदु, इसलिए उसका नाम चाणक्य बिंदुसार धर दिया। तो बिंदुसार का जन्म किस प्रकार हुआ आप जान गए। अब जानेंगे, ये 22 वर्ष की उम्र में बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। ये युद्ध की नीति में बहुत पीछे था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वह युद्ध बहुत किया, जैसे 305 ईस्वी में लड़ा और घनानंद को हराया, युद्ध लड़ा था, है ना। मगध को भी डबल किया और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को ग्रहण करता है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं।
बिंदुसार की बात करें तो इनका पत्नी 16, पटरानी 16 माने जाते हैं। पुत्र की बात करें तो 100 पुत्र माने जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र है सुसेन, है ना। सबसे बड़ा पुत्र सुसेन है, ठीक। और इसमें अशोक भी इनके पुत्र है, बिंदुसार को माना जाते हैं। अब हम देखें बिंदुसार, तो जो ग्रंथों के अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो 12 पुत्र होता है, 12 बेटा होता है, राजगद्दी उसी को मिलता है ना। तो सुसर जो रहता 12 पुत्र, उसको उतना भी अशोक से भी बेहतर नहीं था युद्ध में। जैसे तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला में जनता विद्रोह करने लगा था, तो बिंदुसार ऑर्डर दिया, जाइए आप, मैंने अपना बड़े पुत्र को भेजता है, जाओ जाके उस विद्रोह को रोको। तो उससे नहीं हो पाता, बिंदुसार के बड़े पुत्र से नहीं हो पाता। फिर जाते हैं अशोक जाकर तक्षशिला को, विद्रोह को शांत करते हैं। और अशोक बहादुर भी था, ठीक है, राजगद्दी के काबिल भी था। पर बिंदुसार कभी नहीं चाहता था कि अशोक राजा बने, है ना, इस राजगद्दी पर बैठे। पर अशोक, कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाई को मारकर राजा बना था। तो ये इसका कोई सबूत न मिलता, ठीक ना। पर ये कहा जाता है इनका जो बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र था उसे मारा था चाकू से, है ना, उसको मार के राजा बना। बाकी 99 जो भाई बच्चा था उसको नहीं मारा, आपस में ही झगड़ा करके कोई मर गया या कोई दूसरे शासक से झगड़ा करके मर गया, ये प्रमाण मिलता है, यह सबूत मिलता है। पर कोई, आप ये सोच के देखिए, 99 भाई आएगा, लाइन से खड़ा होगा और सब काट देगा, ये हो सकता है? और आराम से खड़ा रहेगा भाई, बोलेगा लो अशोक जी हमको काट दो, ऐसा हो सकता है ना। तो कहा जाता है कि कुछ भाई आपस में ही झगड़ा करके मर गए और कुछ दूसरों शासक से झगड़ा करके मर गए। अशोक जो कलिंग युद्ध के बाद अपना हृदय परिवर्तन कर ले, जिसे शुरू में हिंदू धर्म को मानते थे, ब्राह्मण, बाकी कलिंग युद्ध के बाद कहा जाता है कि अशोक अपना हृदय को परिवर्तन करते हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। और जो बहुत महान, जो युद्ध करे वाला, लाखों लोगों को मारने वाला, मरवाने वाला अशोक, है ना, जो हमेशा गर्दन काटने वाला अशोक, सब जनता को अहिंसा के पाठ पढ़ाने लगा, जो हमेशा हिंसा करता था, ठीक है। यह अभिलेखों से हमें पता चलता है। अभिलेख एक प्रकार के पत्थरों पर, गुफाओं में लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं, ठीक है। ग्रंथों से पता चलता है अशोक के 13 अभिलेख थे, 13-14 हम लोग पर देखेंगे, ठीक ना। 13वें अभिलेख में हमें पता चलता है कि अशोक खुद कहता है कि मैं खुद वही अशोक है जो, मैंने, मुझे भूलो मत, मैं वही अशोक है जो कलिंग युद्ध लड़ा था, जहाँ लाखों लोगों को खून बहाया था। आज मैं वही अहिंसा के पाठ पढ़ा रहा हूँ, है ना। 13वें अभिलेख में पता चलता है। अशोक का नाम कई ग्रंथों से विभिन्न अलग अलग नाम मिलता है अशोक का। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला सर प्रिंसेस था, जो अशोक के अभिलेख को पढ़ा। और अशोक, जैसे अभिलेख जब तक नहीं पढ़ा गया था, जब तक अशोक को विदेशी माना जाता था। अशोक भारत देश का नहीं, ये विदेशी है। पर जब प्रिंसेस, इतिहासकार पढ़े अपना अशोक के अभिलेख को, तो अब हमें अपने देश पर, अपने शासक सम्राट अशोक पर गर्व हुआ। और इतने बड़े इलाके, इराक तक, है ना, पूरा भारत को विजेता, मैंने सबसे बड़ा मगध साम्राज्य अशोक के ही शासनकाल में बहुत लागू था, बहुत बड़ा। तब हम लोग मेन पॉइंट के अनुसार पढ़ेंगे और कहानी को देखेंगे। तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार 22 वर्ष की उम्र में राजा बना। बिंदुसार का जन्म किस प्रकार हुआ आपको हम बता दिया। इनका 16 पत्नियां एवं रानियां थी, इनका पुत्र 100 था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में, इसे 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ जाते हैं? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। वहाँ जैन धर्म मैंने सलाखी विधि से, जैन धर्म में एक सलाखी विधि से अपना प्राण को त्यागते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात भी कहा जाता है, मैंने दुश्मनों को नाश करने वाला। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? दुश्मनों को नाश करने वाला। मैंने बिंदुसार को अनेक नाम होता है, जैसे एक और नाम आया अमित्र घात। इसका अर्थ क्या होता है? दुश्मनों को नाश करने वाला नाम से जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शुरू में हिंदू था, बाद में बौद्ध। बिंदुसार की बात करें तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसका आजीवक संप्रदाय स्थापना, मैंने आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया? तो मखली पुत्र गोसाल, मखली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया? तो मखली पुत्र गोसाल नामक व्यक्ति ने आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी की बात करें तो बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। वायु पुराण में बिंदुसार के नाम भद्रसार या वालिसार, वायु पुराण में बिंदुसार के नाम मिलता है भद्रसार या वालिसार। यदि जैन ग्रंथों में देखें बिंदुसार के नाम तो सिंहसेन। जैसे आपको बताएं मौर्य साम्राज्य में जितना भी राजा हुए ग्रंथों से हमें पता चलता है और लिखा गया है। जैसे इंडिका नामक जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा रासक बुक है जो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, और ढेर मनी बुक है जो हमें इतिहास से मौर्य वंश के बारे में हमें पता चलता है। जैन ग्रंथों से भी पता चलता है, बौद्ध ग्रंथों से, जैन धर्म के भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, इन सभी ग्रंथों से हमें मौर्य वंश के बारे में एवं महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो हम अभी बात करें वायु पुराण में तो बिंदुसार के नाम भद्रसार एवं वारिसार मिलता है, और जैन ग्रंथों में देखें तो बिंदुसार के नाम सिंहसेन मिलता है। चलिए और देखें तो स्टेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमकस नामक राजदूत भेजा। जैसे कि बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सर्कस नुकेटर मेगास्थनीज को भेजता है भारत राजदूत। तो हम बात करें आपसे कि राजदूत कहाँ था, मैंने मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का। किसका राजदूत था? तो सर्कस निकोटर का। मेगास्थनीज भारत में किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? इंडिका। इंडिका से हमें क्या जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंशज के बारे में मिलता है ना। ठीक उसी प्रकार बिंदुसार के समय मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के शासनकाल में आता है। कौन आएगा? डायमेकस, ठीक है। इस सीरियन नरेश एंटियोकस ने भेजा था। इसे हम मेगास्थनीज को किसने भेजा? सर्कस निकोटर। तो डायमेकस को कौन भेजा? तो नरेश एंटियोकस भेजता है। ये कहाँ के था? स्टेबो के अनुसार। हाँ, किसके अनुसार ये कहानी हमें मिलता है? तो स्टेबो के अनुसार। जिसका अनुसार? स्टेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तक्षशिला, है ना। अभी बात करें कि तक्षशिला में जब विद्रोह हो रहा था तो बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र, 100 को पुत्र होते हैं, वो सबसे पहला पुत्र है सुशील। कौन है? सुशील,
जो जाता है तक्षशिला, पता है ना, जिसका राजधानी है तोसरी, जिसका राजधानी क्या है तोसरी, जहाँ के कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तक्षशिला चिकित्सा के लिए बहुत फेमस था, चिकित्सा के लिए वहाँ शिक्षा भी दिया जाता था, और चिकित्सा के लिए भी बहुत फेमस था तक्षशिला। वहीं के थे हमारे चाणक्य, है ना, जिसके चाणक्य के नाम विष्णुगुप्त भी होता है, कौटिल्य भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो तक्षशिला के जो भी जनता थे वह विद्रोह कर रहे थे। तो बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा कि जाओ उस विद्रोह को शांत करो। तो सुसीम जाता है, तो इनसे पता उतना मैंने नहीं हो पाता, विद्रोह को दबा नहीं पाते हैं। फिर अशोक जाते हैं, अब विद्रोह को दबा देते हैं। इससे हमें पता चलता है मैंने कि सुसीम से भी बहादुर कौन है, अशोक है। अब बिंदुसार को कभी नहीं लगता था कि ये क्या बने, सम्राट बने। जैसे अभी हम ग्रंथों से बात करें, एक छोटा सा कहानी, तो जब अशोक छोटा थे बचपन में, तो बच्चे से ही बहुत बहादुर थे। एक ऋषि मुनि से भविष्यवाणी लगाया गया कि हमारे 100 पुत्रों में कौन बनेगा आगे जाके सम्राट, इस राजगद्दी को कौन संभालेगा। तो इस 100 भाई में से वो जो था ऋषि मुनि अशोक को ही चुने कि इसमें कुछ खूबी है, या आगे जाके कुछ बनेगा, मैंने ऐसा कुछ बोले होंगे जो जिससे बिंदुसार को बहुत दुख हुआ था। मैंने कभी पसंद ही नहीं करते थे अशोक को, कौन बिंदुसार, ठीक ना, अशोक को पसंद नहीं करते थे। और ये हमेशा चाहते थे कि नहीं, मेरा बड़ा बेटा ही इस राजगद्दी को संभालेगा, जिसका नाम है सुसीम। पर उसका राजगद्दी को संभालने के लिए काबिलियत भी होना चाहिए। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, मुगल वंश, औरंगजेब शाहजहां को गिरफ्तार करके राजा बनता है, आगे हम लोग देखेंगे, है ना। इसे दोनों भाइयों को अपना हरा कर, दोनों भाग को हटा कर औरंगजेब बनते हैं शासक। ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में है, जो अशोक सुसीम को मार देता है, यह पुराण यह सबूत मिलता है, अशोक अपने भाई सुसीम को मार कर और राजा बनता है, इसका सबूत मिलता है। बाकी बचा भाई 99 भाई, उसे मारा है कि नहीं मारा है, यह सबूत नहीं मिलता है। अभी आपको बताएं कि अब भाई या तो आपस में लड़ के मरा होगा गद्दी के लिए, या तो पड़ोसी शासक से डर के। कि बिंदुसार अपने बेटे में साम्राज्य को मैंने छोटे छोटे इलाकों में बांट दिए थे कि तुम वहाँ के अथी बन गया। इससे अशोक था अथी बगल के अलग था, जैसे तक्षशिला में जो भी तक्षशिला का भी कोई और था, ठीक, मैंने अलग अलग महाजनपद का अलग अलग शासक था, बिंदुसार के बेटा था अलग अलग। तो तक्षशिला का विद्रोह को पहले कौन जाता है, दवाने सुसीम, जो कौन है बिंदुसार के बड़े भाई हैं। तो इससे क्या हो पाता है, नहीं, सुसीम से नहीं हो पाता। कौन जाएंगे, अशोक जाएंगे। अशोक जाते हैं और बिंदुसार को तक्षशिला विद्रोह को दबा देते हैं। इससे जनता भी खुश होता है कि नहीं, बाहरी जनता, मगध की जनता खुश हो गए और बोलेंगे कि नहीं, अशोक है सम्राट, ये बन सकता है लायक। मैंने सब जो भी देखता है वो बोलता है हाँ, 99 भाइयों को हराकर अशोक ही बन सकता है सम्राट। अब पता चलता है कि बिंदुसार का तबीयत बहुत ज़ोर से खराब था, जब राजगद्दी के लिए झगड़ा हो रहा था, युद्ध हो रहा था, आपस में सब भाई हो रहे थे। इसका और खुद बीमार है और खुद बोल रहे हैं कि नहीं, फिर भी मेरा पुत्र सुसीम ही बनेंगे राजा। फिर भी जाते हैं, बीमार तो ही है। अशोक बिंदुसार अपना पिता के बात नहीं मानता है और सुसीम को मारता है और शासक बन जाता है। अशोक पिता को मारते न है, उनका सुसीम को मार देते हैं, मैंने पिता जो बोलते हैं उनका बात न मानता है कौन, अशोक, और राजा बन जाता है। और यही अशोक जो इतना अपने भाई को मारने वाला आगे जाके अहिंसा के पाठ पढ़ाएगा लोगों को, अपना पुत्र को, अपना पुत्री को बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजेगा, ठीक ना। तो इंसान विभिन्न घटनाओं से
अपना हृदय को परिवर्तन कर सकता है। ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को, बाद में अशोक को बिंदुसार ने भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। ठीक है। बिंदुसार एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के जो शासक था एंटियोकस प्रथम उनसे अनुरोध करता है कि आप हमें 3 चीज दीजिए, मदिरा, ठीक है, क्या मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक को भेजिए हमारे यहाँ। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार किनसे 3 चीज मांगा था, मदिरा, सूखे जंजीर एवं एक दार्शनिक। तो कहाँ के शासक, सीरिया के शासक एंटियोकस नाम प्रथम, एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे जंजीर और एक दार्शनिक, मदिरा, सूखे जंजीर और एक दार्शनिक मंगवाता है कि ना, प्रार्थना करता है कि हमें मगध में चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के तरह भी बिंदुसार दार्शनिकों को बहुत सम्मान करता था, है ना। जैसे घनानंद की बात करें तो यह मस्त मोला में रहा करता था, इससे मैंने कोई लेना देना नहीं है। जब राजा दार्शनिक एवं महान व्यक्तियों के साथ रहता है उसका दिमाग बहुत अच्छा रहता है। बात करें तो बिंदुसार अपने शासनकाल में एक भी क्षेत्र को जीता नहीं था, ग्रंथों से पता चलता। परंतु बौद्ध विधान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। 16 राज्यों को विजेता बताया है। किसने बताया? तारानाथ। बौद्ध विधान था, मैंने बौद्ध का अनुवाद था। बौद्ध विधान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्य का विजेता है। इसका सबूत हमें नहीं मिलता कि बिंदुसार कितना युद्ध लड़ा है। बाकी जो चंद्रगुप्त मौर्य जो जीता, जो किसका मिला? बिंदुसार को। तो उसी के आधार पर तारानाथ कहते हैं कि आप जो भी मगध के अंतर्गत आता है, जो भी उसका शासक है, कौन है? बिंदुसार। फिर उसी के अनुसार तारानाथ बोलते हैं कि आप 16 राज्यों का विजेता है। किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान अध्यक्ष खराटक था। कौन व्यक्ति थे? खराटक। 500 व्यक्तियों का एक मंत्री परिषद था, ठीक ना, जिसका अध्यक्ष प्रधान खराटक थे। बस बिंदुसार की कहानी यहीं तक मिलता है हमें। जब बीमार हो जाते हैं और इनका मृत्यु हो जाता है, इनका मृत्यु जब ये बीमार थे, ठीक ना, बिस्तर पर थे, तभी अपना आपस में भाई झगड़ा कर रहे थे राजगद्दी के लिए। पर वो बेचारा बिंदुसार बोलने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे, है ना। बिस्तर पर लेटे हुए, मेरा बड़े पुत्र सुसीम ही भी राजगद्दी को संभाल सकता और कोई नहीं। अशोक उनका बात को नहीं मानता है और सुसीम को हत्या करके राजा बन जाता है ना। यह सब कहानी है। अब आते हैं हम अशोक पर। अशोक क्या क्या भारत के लिए किया, हम आपको बता दें। अशोक ने 99 भाई को मारा, यह सबूत नहीं मिलता, पर सुसीम को मारा था। सुसीम को मार के इस राजा बना। चलिए अशोक के बारे में हम लोग जानेंगे। अशोक राजगद्दी पर बैठा 269 ईस्वी में। कब बैठा? 269 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठा। हम बता रहे थे राजगद्दी पर बैठने से पहले ये अवंती का राज्यपाल था। कहाँ के? राज्यपाल। अभी हमको बताएं कि बिंदुसार के अंदर जितना भी क्षेत्र आता था, जितना भी इनका बेटा था, सब बेटा
छोटे छोटे क्षेत्र के, जैसे राज्यपाल था, कोई राजा था। जैसे कि अशोक के बारे में बात करें तो ये कहाँ के राज्यपाल था? अवंती का। ठीक, तो ठीक उसी आपस में कोई लड़के मर गया भाई का। तो अवंती का राज्यपाल कौन था? राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था, और इसका बाद 269 ईस्वी में सुशील को मारकर गद्दी पर बैठते हैं। 269 ईसा पूर्व में मास्के, गुजरात, नेतुर एवं उडगोलम, मास्के, गुजरात, नेतुर एवं उडगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है ना। अशोक जो शब्द है ये अभिलेखों से हमें पता चलता है। बहुत अभिलेख लिखा है अशोक, ठीक है। गुफाओं स्थम में मिलता है, गुफाओं में मिलता है, पर्वतों में, पहाड़ों में मिलता है अशोक के अभिलेख। और बहुत अभिलेख लिखा था बौद्ध धर्म को पहचान के लिए, बहुत अभिलेख। यदि अशोक अभिलेख नहीं लिखा था तो हमें आज जो भी अशोक के बारे में इतिहास जानते हैं नहीं हमें पता होता। जैसे हड़प्पा सभ्यता के उतना हमें नहीं पता, बस जो कुछ मिला उसी को अनुमान लगा के हम लोग पढ़ते हैं। आज हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ पाते हैं प्रिंसेस के अनुसार, है ना, जो हमें बताया उसी के कारण अशोक महान है, सम्राट है। आज तिरंगा में जो चिन्ह है वो अशोक चक्र ही है ना। ठीक, तो अशोक बहुत स्तंभ बनाया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्तंभ क्या है, अभिलेखों के बारे में जानेंगे। अशोक भारत में क्या क्या काम किया, क्या क्या अच्छा काम किया देखेंगे। आज हम सिर्फ अशोक के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। मस्की, गुजरात, नेतुर एवं उडगोलम के अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसे प्रियदर्शी भी कहा गया है। अशोक का प्रियदर्शी भी कहा गया, नाम मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन है। पुराणों के अनुसार अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद, माने जब ये राजगद्दी पे बैठता है, जब राजगद्दी पे बैठता है तो शांत नहीं रहता, 8 वर्ष तक लगातार युद्ध लड़ता है, ठीक ना। युद्ध लड़के मगध को पूरा विस्तार कर देता है, जितना 12 हर एक वंश में कोई शासक नहीं कर पाता है, जितना 12 शिशुनाग वंश में कोई शासक नहीं कर पाता है, नंद वंश में नहीं कर पाता, उससे भी डबल मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक के पूरा भारत कब्जा कर लेता है। इराक, ईरान तरफ चंद्रगुप्त मौर्य के समय अफगानिस्तान तक शासन किया था। बाकी अशोक इराक तक, ईरान तक कब्जा कर लिया था, इतना महान था अशोक। और बात करें मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार, ये दोनों शासक कलिंग क्षेत्र को नहीं जीत पाया। जो अभी बात करें उड़ीसा है, उड़ीसा को ही पहले कलिंग बोला जाता था, ठीक ना, तो नहीं जीत पाया। बाकी अशोक कलिंग युद्ध लड़ता है और कलिंग को भी जीतता है। तो अशोक ने अपने अभिषेक 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसका कलिंग के राजधानी की बात करें तो तोसरी, कलिंग के राजधानी कहाँ है? तोसरी, और इस पर कब्जा कर लेता है और कलिंग को भी जीत लेता है। कलिंग युद्ध से इसमें लाखों लोग की मृत्यु हुई सैनिक के, किसी का पैर कटा हुआ है, एक हाथ से ऐसे चल रहा है, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, ठीक है, रो रहा है, उधर से धनुष तीर चलाया, कट गया। जब कलिंग युद्ध में जब युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध, तो अशोक जब आता है युद्ध क्षेत्र को देखने, कितना लोग मरा, ठीक ना, आते हैं जब देखने तो पूरा देखकर नरसंहार, जितना भी व्यक्ति मरा हुआ है उसको देखकर उनका दिल में, उन्हें हृदय में परिवर्तन आ जाता है। वाह, इतना हम करवाएं। इसे कहानी से पता चलता है कि जब अशोक युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो लोगों को देखकर कटे, कोई उधर रो रहा है, कोई उसका माँ, किसी का पत्नी रो रहा है, खूब महिलाओं को छोड़कर सभी पुरुषों को मारा दिया गया था।
है ना, अशोक के लाखों लोग मारा गया था। तो उसी में से एक बौद्ध भिक्षु आते हैं, बोलते हैं कि वाह सम्राट आप तो बहुत महान है ना। कहानी हमें मिलता है, बौद्ध भिक्षु आता है, बोलते हैं वाह महाराज आप तो बहुत महान है ना, आप इतने बड़ा क्षेत्र मगध का राजा है ना, आप इतने लाखों को मारे हैं, इतना महान है, क्या आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं? एक मरे हुए पुत्र को लाते हैं बौद्ध भिक्षु, आप बोलते हैं कि इसमें आप प्राण डाल दीजिए, इसमें आप क्या डाल दीजिए? प्राण को, मैंने उसको जिया दीजिए पुत्र को, छोटा सा पुत्र। अशोक का दिल जब उसका दम वहाँ से आता है, राज दरबार में बैठता है, ठीक ना, आप बोलता है कि अब से इस युद्ध उद्ध ना होगा। पूरा सैनिक देख के, अरे आप इतना महान होकर, आप इतना ना खून सहार वाला व्यक्ति होकर आप इस सब बात बोलने लगे कब से कि ये हिंसा न करो, ठीक ना, लोगों को मदद करो, है ना, अभिलेख लिखो, बौद्ध धर्म को अपना, बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार करो। अशोक इस सब पाठ को पढ़ाने लगा। ये कहानी हमें मिलता है। तो किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध मैंने कलिंग महाजनपद का राजधानी कहाँ है? तोसले। कलिंग अभी वर्तमान में किस राज्य को कहा जाता है? उड़ीसा। तो कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और बौद्ध धर्म को मानता है। तब अशोक सम्राट किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाता है, ग्रहण करता है? तो कलिंग युद्ध। कौन सा? कलिंग युद्ध। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु के क्या नाम है? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म को दीक्षा दी, है ना, बौद्ध धर्म को दीक्षा दी। तो शुरू में ब्राह्मण था अशोक, हिंदू धर्म को मानता था, बाकी जब से कलिंग युद्ध हुआ ये बौद्ध धर्म मान लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, और बात करें बिंदुसार, आजीवक का अनुयायी था। अशोक बिंदुसार बौद्ध धर्म के दीक्षा ग्रहण करता। इनका पुत्र है महेंद्र। इनका पुत्र कौन है? महेंद्र। पुत्री की बात करें तो संघमित्रा। पुत्री की बात करें तो संघमित्रा। ये दोनों श्रीलंका में जाते हैं बौद्ध धर्म को प्रचार करने। इनका पुत्र और भी है, बाकी यह दोनों याद रखिएगा। पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, जो श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है। किसके कहने पर? कहने पर अशोक को कहने पर। जैन धर्म को मैंने नेपाल में, जितना भी चीन में, मैंने बहुत अभिलेख बौद्ध धर्म के बारे में, बहुत अभिलेख स्थान में ना प्रचार बहुत कराते हैं अशोक। इन्होंने युद्ध के नीति को भुला गया। अब जो सैनिक है जो हमेशा युद्ध लड़ता वो सोचने लगा बट कहाँ महाराज अब युद्ध लड़ते थे वही सही था, अब कहाँ अभिलेखों के बारे में इस बौद्ध धर्म के पाठ पढ़ाने लगा, हिंसा के पाठ पढ़ाने लगा, वही हम लोग के सही था, तलवार निकालो मार के काट दो, है ना, सैनिक सोचने लगता होगा। अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण किया गया, स्तूप का निर्माण किया गया। तब लोग स्तूप को कल देखेंगे, इन स्तूप के बारे में आप सही से पूरा अच्छा से जानेंगे। अशोक का शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी एवं ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में हमें मिलता है। खरोष्टी, ग्रीक एवं ब्राह्मी की लिपि में मिलता है अशोक के अभिलेख। तो ये अशोक की कहानी था। तो अशोक के बारे में अगले वीडियो में और सही से जानेंगे, अशोक सम्राट के बारे में, स्तूपों के बारे में, अशोक क्या क्या काम किया, सिर्फ युद्ध के अलावा ये और भी कुछ किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कौन कौन देश में ग्रहण करने जाता है प्रचार करने, और कौन कौन स्तूप है, यह हम लोग जानेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखें चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में पूरा कहानी पढ़ें और देखें अशोक के बारे में, अशोक अपना हृदय का परिवर्तन किस प्रकार किया। और हम लोग देखेंगे अशोक का काम क्या क्या है, कहाँ का स्तूप बनाया, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, कौन सा स्तूप कौन सा राज्य में है, यह हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो आज में क्लास यहीं तक रखते हैं और कहते हैं जय हिंद और जय भारत।